तो आज बात आरंभ करते हैं व्यंजन संधि के नियमों की। देखिए नियम नंबर 1, व्यंजन संधि का नियम पहला। बिल्कुल, पहले इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, पूरा विस्तार से नियम समझाऊंगा, उसके बाद इसकी शॉर्ट फॉर्म समझ में आएगी। नियम क्या है मेरा, ध्यान से सुनना। मैं कहूं यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष का योग हो, सघोष का योग हो लेकिन पांचवा नहीं, यहां पर अपवाद निकाल रहा हूं मैं, ध्यान देना, पांचवा नहीं, पांचवा नहीं। वापस से समझना, यहां तक की लाइन मैंने क्या लिखी कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ कौन से वर्ण का योग हो, सघोष वर्ण का योग हो, लेकिन सघोष में कौन सा नहीं आना चाहिए दोस्तों, पांचवा नहीं आना चाहिए। तो प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने वर्ग के तीसरे में आदेश होगा, तीसरे में आदेश होगा। अब यह क्या चीज आ गई, तीसरे में आदेश होगा, इसे बहुत अच्छे से समझना इसको। तीसरे में आदेश होगा कैसे, ध्यान दें इस बात पे। मैंने क्या कहा, यदि हमारे पास जो दिया गया शब्द है, हमारे पास जो दिया गया शब्द है, संधि कहाँ होती है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। इस नियम को इससे समझिए, इस प्रारूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगा, उसका लॉजिक समझाऊंगा, उसकी ट्रिक्स बताऊंगा, पर पहले इसका विस्तार समझो बहुत आराम से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा दोस्तों कि यदि किसी भी वर्ग के कौन से वर्ण के साथ, प्रथम वर्ण के साथ, वर्ग कौन कौन से हैं, क, च, ट, तय और पे, इन 5 वर्गों का, जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है मित्रों, क होता है। च वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, च होता है। ट वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है मित्रों, ट होता है। और तय वर्ग का पहला वर्ण तय होता है। और पे वर्ग का पहला वर्ण क्या है, पे। इन 5 वर्णों के साथ, इन 5 वर्णों के साथ मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आपको क, च, ट, तय, पे यहां पर मिलेंगे। प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आपको 5 वर्गों के प्रथम वर्ण में से कोई भी वर्ण मिल सकता है। और इधर दूसरे पद का प्रथम वर्ण के रूप में कौन सा आएगा, सघोष का योग हो। किसका योग होगा मित्रों, सघोष का योग हो। अब सघोष कौन कौन से होते हैं, अभी अभी हमने बात की है क्या, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा। इसके साथ साथ य, रे, ले और वे, और एक उष्म का अंतिम वाला वर्ण कौन सा है, और सभी स्वर, और सभी स्वर। ध्यान देना दोस्तों, इनमें से कोई भी वर्ण यदि योग करता है, इनमें से कोई भी वर्ण यदि योग करता है, बिल्कुल इस परिभाषा को बहुत अच्छे से समझिए। हाँ, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलेगा, इसका बिल्कुल इसका लॉजिक समझा रहा हूं, इसका विस्तार क्या है वह समझिए। क्योंकि अगर मैं सीधे ऐसे लिख देता 1 प्लस सघोष और फिर लिख देता पांचवा नहीं, 1 प्लस सघोष पांचवा नहीं, और यहां लिख देता 3, कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ दोस्तों ध्यान देना, यह इस पूरी परिभाषा, इस पूरे नियम का एक शॉर्ट प्रारूप है, लेकिन यह प्रारूप हमारे कब समझ में आएगा, जब इसका विस्तार पूरा पढ़ लेंगे। तो पहले एक बार आराम से इसके विस्तार पर चर्चा करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि व्यंजन संधि के जो 24 नियम आज हम पढ़ने वाले हैं, 24 नियमों पर हम चर्चा जो करने वाले हैं, उन 24 नियमों में सभी में इतनी बड़ी परिभाषाएं, इतनी बड़ी नियमावली तो लिख नहीं सकते। हम क्या करेंगे, उनके शॉर्ट फॉर्म समझेंगे, उनका जो ये लघु रूप होता है, इस लघु रूप को समझना है। और लघु रूप कब समझ में आएगा, जब आरंभ के 2-3 नियमों की हमें पूरी शब्दावली पता हो कि इस लघु रूप का फुल फॉर्म क्या होता है, इस लघु रूप का विस्तार क्या होगा। बिल्कुल इसका जो हमने लघु रूप लिखा है, इसका भाव विस्तार क्या होता है, इसका पल्लवन क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका विस्तार समझते हैं। मैंने कहा कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर, अर्थात यहां पर तो कौन सा है, कोई भी वर्ग का पहला वर्ण है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। उसके साथ किसका योग हो रहा है मित्रों, सघोष का। सघोष किसे कहा जाता है, किसी भी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा, इसके साथ साथ यह,
रे, ले, वे और है और सभी स्वर। ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त और आ गई कि सघोष के रूप में पांचवा नहीं होना चाहिए। सघोष के रूप में यहाँ पर पांचवा नहीं होना चाहिए, अर्थात यह जो पांचवा वर्ण है, यह जो पांचवा वर्ण है, इसे आप योग नहीं कराओगे। अर्थात अब जो दूसरा नियम होगा वह यहीं से निकलेगा, वह यहीं से निकलेगा। पहले इसी को समझिए कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद यहाँ पर योग किसका हो रहा है दोस्तों? सघोष वर्ण का योग हो रहा है। किसका योग हो रहा है? सघोष का योग हो रहा है। लेकिन सघोष के अपवाद के रूप में हमने क्या चीज छोड़ी है? सघोष के अपवाद के रूप में क्या चीज छोड़ी है दोस्तों? पांचवा नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? पांचवा नहीं होना चाहिए। तो आप यहां लिख देंगे क्या? पांचवे के अलावा या पांचवा नहीं। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में तो वर्ग का पहला वर्ण होगा और दूसरे पद के पहले वर्ण के रूप में कोई भी सघोष होगा। लेकिन सघोष में कौन कौन सा? या तो तीसरा वर्ण हो सकता है वर्ग का, या चौथा वर्ण हो सकता है वर्ग का, या फिर ये, रे, ले, वे, है और सभी स्वरों में से कुछ हो सकता है। या पांचवा नहीं होगा। तो दूसरा नियम जो बनेगा, आपके जहन में बिल्कुल नियम बन रहा है, आपके जहन में सवाल आ रहा है क्या कि यदि सर पहले वर्ण के बाद पांचवा आ जाए तो क्या करेंगे? मित्रों, उसके लिए हम नियम नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। उसके लिए हम नियम नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। पहले केवल इसी की बात करते हैं। पहले केवल आराम से इसी को समझिए क्या कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद सघोष का योग हो, पांचवे के अलावा सघोष का योग हो, तो बदलाव क्या होगा? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यह पहला वर्ण, यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, देखो यहां पर अपने लिखा है, एक बात लिखिए क्या? प्रथम वर्ण अपने वर्ग के कौन से में बदल जाता है? तीसरे में आदेश हो जाता है। कौन से में आदेश हो जाता है? तीसरे में आदेश हो जाता है। और मित्रों, हमें बहुत अच्छे से पता है आदेश का मतलब होता है वर्ण को बदलकर लिख देना। अर्थात जो वर्ग का प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर हम बदलकर क्या लिख देंगे? तीसरा वर्ण लिख देंगे दोस्तों। कौन सा लिख देंगे? तीसरा वर्ण लिख देंगे। यह पूरा नियम आपके समझ में आया क्या? बिल्कुल आराम से देखो, इसको एक बार हम वापस से समझते हैं। नियम क्या कह रहा है? व्यंजन संधि के जो हम नियम आरंभ करे हैं उनमें पहला ही नियम है। ऐसे 24 नियम होंगे, लेकिन उनको इतना विस्तार देने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने इसको इतना विस्तार इसलिए दिया है कि जो नियमों की शब्दावली होती है, नियम जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, बारी बारी से हम 24 नियमों पे चर्चा करेंगे। उन 24 नियमों में कहना क्या चाहूंगा मैं, जैसे मैं इनका लघु प्रारूप लिखूंगा तो आप उस लघु प्रारूप को कैसे समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसका पूरा नियम शब्द से लिख दिया, पूरा नियम शब्द से लिख दिया। और इसकी इधर और इधर हमने क्या ले ली? इसकी व्याख्या ले ली क्या? कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान साथ पर, कौन से वर्ण के साथ? प्रथम वर्ण। देखो, क वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला, ट वर्ग का पहला, त वर्ग का पहला और प वर्ग का पहला। यहां पर होगा प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में कोई भी वर्ग का पहला वर्ण होगा और उसके बाद योग किसका करेंगे दोस्तों? सघोष का। योग किसका होगा? सघोष का। नियम क्या है? वापस से सुनना कि यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद सघोष का योग हो, लेकिन सघोष के रूप में पांचवा नहीं होना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि पांचवे को छोड़कर, बिल्कुल पांचवे को छोड़कर किसी सघोष वर्ण का योग होता है तो जो पहले वर्ग का प्रथम वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो पहला प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाता है। आदेश का मतलब बदल जाता है। अब इस पूरे प्रारूप को एक शॉर्ट फॉर्म में समझो। हमने क्या जाना दोस्तों? हमने यह जाना है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में यहां पर क्या है? पहला वर्ण है। उसके बाद में योग किसका हो रहा है दोस्तों? उसके बाद योग किसका हो रहा है? सघोष का। योग किसका हो रहा है? सघोष का। और सघोष में एक अपवाद हमने जाना क्या? पांचवा नहीं, पांचवा नहीं। अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवे के अलावा किसी भी सघोष का योग हो तो यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाता है। यह आपका नियम नंबर 1 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आया मित्रों इसको?
यही तो जाना है। क्या प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में वर्ग का पहला वर्ण है, ये कौन सा है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये वर्ग का प्रथम वर्ण है। और उसके बाद सहगोश का योग हो, सहगोश में पांचवा होता है, इसलिए इस पांचवे के अलावा कोई भी सहगोश हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाता है। अब एक उदाहरण से समझिए इसको, जैसे शब्द आता है जगदीश। दोस्तों जैसे शब्द आता है जगदीश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अब इसी नियम से देखिए आपको कैसे पहचानना है। हमने पहले को किस में बदला है दोस्तों, तीसरे में, तो तीसरा किस में बदलेगा, पहले में। एक चीज समझिए, यदि आप पहले के स्थान पर तीसरा बनाओगे तो तीसरा वापस से कौन से में बदल जाएगा, पहले में। यदि पहले के स्थान पर पांचवा बनाओगे तो पांचवा वापस से कौन से बदल जाएगा, पहले में बदल जाएगा। ये एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, एक का तीन तो तीन का एक, एक का तीन तो तीन का एक, और पहले का अगर पांचवा बना रहे हैं तो विच्छेद में पांचवे को वापस से कौन से में बदल देंगे, पहले में बदल देंगे। अब नियम में देखो, पहले का कौन सा बना रहे हैं, तीसरा बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं दोस्तों, तीसरा। तो यहां पर भी हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर भी हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि तीसरे को वापस से किस में बदलेंगे, प्रथम वर्ण में बदल देंगे। अर्थात यहां पर विच्छेद होगा इसका क्या, जगत योग ईश। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस ईश। अब इस शब्द को समझिए, संधि में मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि संधि कहां होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले वर्ण में योग होता है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले वर्ण में योग होगा। दोस्तों प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है हमारे पास, तय, अर्थात इसको अलग लिखेंगे, अलग लिखेंगे। जैसे मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, जय और गय, इसके बाद तय वर्ण को हम अलग निकाल लिए। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है दोस्तों, ई, और इस ई के बाद में योग किसका हो रहा है, ई के बाद में योग किसका हो रहा है, शय का। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें दिखाई दे रहा है क्या, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह तय वर्ग का पहला वर्ण है। वह क्या है दोस्तों, तय वर्ग का पहला वर्ण है। और इधर क्या आ रहा है, स्वर। अब इसको एक बार इधर देखिए, आपको दिया गया है क्या, तय, और तय के बाद में क्या दिया गया है, स्वर। और अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्वर क्या होता है दोस्तों, सघोष। क्या होता है दोस्तों, सघोष होता है। अब यहां पर आ जाओ, नियम पे आओ। नियम क्या कह रहा है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष का योग हो पांचवे के अलावा, यहां पर सघोष है और कोई वर्ग का पांचवा भी नहीं है, तो पांचवे के अलावा किसी भी सघोष का योग होता है, तो आप इस पहले वर्ण को, इस पहले वर्ण को इसी वर्ग के कौन से में बदल देंगे, तीसरे में बदल देंगे। कौन से में बदल देंगे दोस्तों, तीसरे में बदल देंगे। अर्थात तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, द। तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, द। मैंने आपको बताया था तय वर्ग का पहला वर्ण तय, दूसरा थ, और तीसरा होता है दोस्तों दवात वाला द। अर्थात तय वर्ग के स्थान पर, तय वर्ण के स्थान पर क्या लिखा हमने, दे लिख दिया। इधर क्या बचा रह गया, इधर क्या बचा रह गया, देखो जय और गे। उसके बाद में तय का बना दिया हमने क्या, दे, और बचा हुआ शब्द ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ईश का ईश। सबको जोड़ो, जय का तो जय है, उसके बाद गय, दय वर्ण स्वर रहित है और आगे स्वर लिखा हुआ है। अगर व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो, अगर व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो और आगे स्वर लिखा हुआ हो तो उसे स्वतंत्र नहीं लिखते बल्कि मात्रा लगा देते हैं। हम द पे मात्रा लगाएंगे, दीर्घ ई, अर्थात शब्द बन गया दी, और से अर्थात जगदीश। जगदीश से वापस से हमने क्या प्राप्त कर लिया, जगदीश प्राप्त कर लिया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद सहघोष का योग हो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग हो, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदलता है, तीसरे में बदल जाता है, और जिसका प्रारूप आपके सामने मैंने लिख दिया है। इसके और उदाहरणों की बात करते हैं। इसी संधि के हम जैसे और उदाहरण ले मित्रों, तो इसके इधर और उदाहरण लिख देता हूं, उसको बाद आपको पर्याप्त समय दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, पर अभी नहीं, पहले इसके और उदाहरण देखिए। अभी और उदाहरण देखिए, जैसे आपको शब्द दे दिया जाए क्या, दिगंबर, विच्छेद क्या होगा, दिक योग अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन अंबर। एक आता है वागीश, एक क्या आता है दोस्तों, वागीश। वाक धन ईश, क्या आएगा, वाक धन ईश। एक बहुत अच्छा शब्द आता है दोस्तों, अब्द, और एक बहुत अच्छा शब्द आता है दोस्तों, अब्ज। ये क्या होते हैं पहले ये समझो, अब्द और अब्ज।
इन दोनों शब्दों का मैं इनके नीचे संधि विच्छेद भी लिख रहा हूं। अब्द का संधि विच्छेद होता है अप प्लस द, और इस अब्द का संधि विच्छेद होगा अप धन जय। इसमें अंत में द जुड़ा हुआ है और इसके अंत में जय जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, दो प्रत्यय हैं, एक तो है कौन सा जय, बहुत बार आएंगे ये, और एक होता है कौन सा द। ये दोनों प्रत्यय होते हैं, ये दो प्रत्यय एक अपने आप में सार्थक प्रत्यय होते हैं, अर्थात इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। और अर्थ क्या निकलता है? यदि किसी शब्द के आगे आप द प्रत्यय के रूप में जोड़ देंगे, यदि किसी शब्द के आगे आप द प्रत्यय के रूप में जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है देने वाला। इसका अर्थ क्या निकलता है दोस्तों? देने वाला। और यदि जय का प्रत्यय आप योग करते हैं तो जय प्रत्यय का अर्थ निकलता है जन्म लेने वाला। जय प्रत्यय का अर्थ क्या निकलता है दोस्तों? जन्म लेने वाला। और दय प्रत्यय का अर्थ क्या निकलता है? देने वाला। और जो अप लिखा हुआ है, जो अप लिखा हुआ है दोस्तों, यह पर्याय शब्द है जल का। किसका पर्याय शब्द है? जल का पर्याय शब्द है। अब आप इनका अर्थ समझ चुके होंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या होगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि द प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, यदि द प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो अर्थ होता है देने वाला। क्या होता है? देने वाला। केवल संधि पढ़ना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से आपको एक बहुत गजब की चीज बताने वाला हूँ, अभी आपको समझ में आएगा ये कि मेरा उद्देश्य क्या था। जय प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। उसका अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। और अप जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जल या पानी। जल या पानी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अप धन द। अप का मतलब जल और द का मतलब देने वाला। जल देने वाला कौन होता है दोस्तों? बादल। कौन होता है? बादल। अर्थात अब्द जो शब्द है, अब्द जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। जरूरी नहीं कि पर्यायवाची शब्दों में पर्यायवाची पढ़े वही परीक्षा में आए, संधि में भी पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं, उन पे भी हम चर्चा करते चलेंगे। ऐसे ही तो एक दूसरे से टॉपिक को जोड़ते हुए पढ़ना है कि अब्द शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल देने वाला, अर्थात बादल का पर्यायवाची। और अब्ज का मतलब क्या होगा? जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला, जिसका एक पर्यायवाची आप लिखते हो जलज। यह जलज ही क्या है? जल में जन्म लेने वाला। यह जलज ही क्या है? अब्ज है, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? कमल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। तो ध्यान दें, संधि पूछे तो व्यंजन संधि, और यदि आपको पर्याय पूछे तो ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? दोनों, अब्द और अब्ज, क्रमशः बादल और कमल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत अच्छा शब्द इसी से और बना रहा हूं मैं। एक शब्द आता है अब्जात। एक शब्द क्या आता है? अब्जात। आपने पढ़ा होगा जलजात, जल में जन्म लेने वाला, वही अब्जात है। पानी में जन्म लेने वाला कमल का पर्यायवाची यह भी है। इसी में आता है टिप धन आदि बराबर होता है दोस्तों तिबादी। क्या होता है? तिबादी। सुप प्लस अंत बराबर होता है दोस्तों सुबंत। क्या होता है दोस्तों? सुबंत होता है। क्या होता है? सुबंत होता है। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है इसको, बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे संधि में काम आते हैं। संधि के साथ साथ ये पर्यायवाची की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा, पर्यायवाची दृष्टि से भी बहुत ज्यादा क्या है ये दोस्तों? महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ, मेरे कहने का मतलब यह हुआ, अब जो नियम की बात जो अपन केवल संधि के संदर्भ से बात करने वाले हैं उस चीज को समझिए। संधि के संदर्भ से समझना है हमें केवल क्या कि पहला नियम जो व्यंजन संधि का है वह क्या है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग हो पांचवें के अलावा तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। और जिसके हमने एक उदाहरण और अन्य उदाहरणों से भी इसको जानने का प्रयास किया है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी नियम से मैं दूसरे नियम पे लेके आ रहा हूं आपको। आपके जहन में एक बात चल रही है, आपके जहन में एक बात यह चल रही है क्या कि सर आपने कहा कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग हो पांचवें के अलावा तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर तीसरे के स्थान पे, लेकिन यहाँ पर तीसरे के स्थान पर मान लीजिए पांचवा बनाना है, या मैं कहूं यहां पर आपके इस सहघोष के रूप में, यहां पर इस सहघोष के रूप में
पांचवा ही आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? पांचवा आ जाए। वापस से समझना, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवे के अलावा कोई सहघोष होता है तो पहले को आपने किस में बदल दिया? तीसरे में बदल दिया। किस में बदल दिया? तीसरे में बदल दिया। लेकिन मान लीजिएगा, मैं नियम इधर लिख रहा हूं, यदि वर्ग के पहले के बाद में पांचवा आ जाए, कौन सा आ जाए? पांचवा ही आ जाए। दोस्तों इस चीज को बहुत बारीकी से देखो, यह इसमें बचा हुआ भाग मैंने लिख दिया। नियम क्या है अपना? पहला, वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद योग किसका हो रहा है? सहघोष का। और सहघोष में से पांचवे के अलावा सहघोष को हमने तो कौन से में बदला? तीसरे में। तो जो छोड़ा है उसी को मैंने लिख दिया कि मान लीजिए पहले के बाद में पांचवे के अलावा सहघोष आएगा तो आप पहले का तीसरा बना दोगे, लेकिन अगर पांचवा ही आ गया तो क्या करोगे? तो नियम नंबर 2 यह हो जाएगा क्या कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवे का योग हो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवे का योग हो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवे का योग हो, प्रथम वर्ण के बाद पांचवे का योग हो, और पांचवा कौन सा वर्ण होता है मित्रों? नासिक्य होता है। क्या होता है दोस्तों? नासिक्य होता है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी नासिक्य वर्ण का योग हो, बिल्कुल ये लिखा हुआ आ सकता है, बिल्कुल यह लिखा हुआ आ सकता है क्या कि आप इसे किस नाम से जानेंगे? नासिक्य वर्ण के नाम से जानेंगे। किस वर्ण से जानेंगे? नासिक्य वर्ण से जानेंगे कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी नासिक्य वर्ण का योग हो तो यह जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के कौन से में बदलता है मित्रों? पांचवे में बदल जाता है। यह आपका नियम नंबर 2 होगा। वापस से सुनना पूरी बात को। यह नियम नंबर 2 कहां से निकल के आया? पहले नियम में से निकल के आया। पहला नियम क्या है? वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग होता है पांचवें के अलावा। वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग हो पांचवें के अलावा तो पहला तीसरे में बदल जाता है। फिर जहन में सवाल उठता है कि सर अगर पांचवे के अलावा कोई सहघोष होता है तो प्रथम को तीसरे में बदल देंगे, लेकिन पहले के बाद यदि पांचवा ही आ जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो यदि पहले के बाद में पांचवे का ही योग हो जाता है तो पहला भी अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा? पांचवे में बदल जाएगा। पहला भी अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है? पांचवे में बदल जाता है। अब इस चीज पे हमें बहुत अच्छे से देखना है। जैसे एक उदाहरण की बात करूं, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने। शब्द आता है वांग्मय। शब्द आता है मित्रों क्या? वांग्मय। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि प्रथम को तीसरा बनाया गया है, प्रथम को तृतीय बनाया गया है तो तीसरे को वापस से कौन सा बना लेंगे? पहला। और यदि पहले को पांचवें में बदला गया है तो पांचवें को वापस से कौन से में बदलेंगे? प्रथम में। यहां पर देखो ये क वर्ग का पंचमाक्षर है मित्रों। ये कौन सा है? क वर्ग का पांचवा अक्षर लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है पांचवे को वापस से किस में बदलेंगे? पहले में बदल देंगे। किस में बदल देंगे दोस्तों? प्रथम में बदल देंगे। अर्थात इसका संधि विच्छेद होगा वाक धनमय। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? वाक धनमय होगा। अब बात आती है क्या कि यह पद हमें वापस से कैसे प्राप्त हो? तो वही तरीका, प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए और दूसरे पद का पहला वर्ण चाहिए, और दूसरे पद का पहला वर्ण चाहिए। प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण देखो हम लिखें तो चाहे कर सकते हैं वा और कै को अलग लिख दिया। क्यों? क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? कै वर्ग का पहला, अर्थात कै वर्ण है। कौन सा है? कै वर्ण है। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है मैं, और मैं के साथ योग हो रहा है ये का। किसका योग हो रहा है? ये का। अब ध्यान दें, हमारा जो नियम है उस नियम को फॉलो करने वाली बात यहाँ लागू हो रही है। इस चीज को गौर से देखिए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले पद का अंतिम वर्ण आ रहा है वर्ग का पहला वर्ण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? कै वर्ग का पहला वर्ण है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों पै वर्ग का पांचवा। कौन से वर्ग का पांचवा लिखा हुआ है? पै वर्ग का पांचवा लिखा हुआ है। अर्थात पै वर्ग की अणखाली लिखी हुई है, मैं वर्ण लिखा हुआ है। और किसके साथ में है ये? किसके साथ में है? पहले के बाद में पांचवा योग हो रहा है। पहले के बाद में योग किसका हो रहा है? पांचवे का योग हो रहा है। तो जो ये पहला वर्ण है, दोस्तों, ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा? ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा? पांचवे में बदल जाएगा। अर्थात कै वर्ग का पांचवा क्या होता है? कै वर्ग का पंचमाक्षर। कै वर्ग का क्या होता है? पंचमाक्षर। और इधर हम क्या लेंगे? बचा हुआ शेष शब्द। बचा हुआ शेष शब्द क्या है मित्रों? वा, और आगे लिखा हुआ है मैं और ये।
मैं और ये कै का क्या विकारी रूप क्या हो गया, बदला हुआ रूप क्या हो गया। नियम के अनुसार कै के बाद पांचवे का योग हो रहा है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल गया, पांचवे में बदल गया। प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल गया, पांचवे में बदल गया। और यहाँ पर बचा हुआ शेष शब्द वैसा का वैसा लिख देंगे। अब सबको जोड़िए मित्रों, वाह के बाद में कै वर्ग का पांचवा, ये लो जी हलंत लगा के आधा लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसको आगे से स्वर नहीं मिल रहा। अब आगे से स्वर नहीं मिल रहा और गोल वर्णों को हलंत आधा कैसे लिखा जाता है, हलंत लगा के लिख दिया जाता है। हलंत लगा के आधा लिख दिया क्योंकि आगे यहाँ पर स्वर नहीं है तो ये पूरा नहीं हो सका। और बचा हुआ क्या है, मय, या मैं कहूं पूरा शब्द बन गया वांग्मय। क्या बन गया मित्रों, वांग्मय। अर्थात प्रथम पद का वापस से हमने वही रूप प्राप्त कर लिया। नियम क्या है, पूरे नियम को वापस से सुनिए, एक एक शब्द पे गौर करना। नियम नंबर दूसरा हम आरंभ कर चुके हैं। व्यंजन संधि का जो नियम नंबर दूसरा है वह आरंभ कर चुके हैं। और इस दूसरे नियम का मतलब क्या है, सुनिए कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के कौन से वर्ण के बाद दोस्तों, पहले वर्ण के बाद, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद पांचवे का योग हो, पांचवा क्या कहलाता है, नासिक्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि सभी वर्गों के पंचमाक्षर का उच्चारण दोस्तों कहां से होता है, नासिका से होता है, नाक से होता है। नाक से उच्चारण होने का मतलब यह है कि इनका उच्चारण करते समय प्राणवायु का अधिकांश भाग नाक से बाहर आता है, नासिका से बाहर आता है। इन्हें नासिक्य कहा जाता है। अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी नासिकीय वर्ण का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाता है। और जैसे वांग्मय को हमने बदल कर देखा है। अन्य वर्णों की, या मैं कहूं इसी प्रकार के और उदाहरणों की हम बात करें, जैसे देखिए शब्द आता है सन्नारी। संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों इसका, सत धन नारी। क्या होगा, सत धन नारी। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है। जैसे शब्द आता है उम्मय, उपधनमय। एक शब्द आता है अम्मय, अपधनमय। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है इसको। हाँ, जगन माता, जगत योग माता। जगन माता का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, जगत धन माता, अर्थात जगन माता। क्यों? तय वर्ग के बाद में पांचवा आ रहा है तो तय वर्ग का पहला वर्ण तय अपने ही वर्ग के कौन से में बदल गया दोस्तों, पांचवे में बदल गया। कौन से में बदल गया, पांचवे में बदल गया। एक शब्द और आता है जैसे जिसे कहते हैं जगन मोहिनी। शब्द आता है दोस्तों जगन मोहिनी, अर्थात जगत धन मोहिनी, जगन मोहिनी। क्या आता है, जगत मोहिनी। एक शब्द आता है दोस्तों श्रीमत नारायण। बहुत अच्छा शब्द है, समझना, श्रीमन नारायण। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, श्रीमत धन नारायण, श्रीमत धन नारायण। यहां पर तैवर्ण जो तैवर्ग का पहला है उसके बाद हमें नासिकीय वर्ण मिल रहा है। अर्थात तैवर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल गया, पांचवे में बदल गया। कौन से में बदल गया, पांचवे में बदल गया। अर्थात श्रीमत का क्या हो जाएगा, श्रीमन नारायण हो जाएगा। तो यह इस प्रकार से हमारा इस व्यंजन संधि का कौन सा नियम पूरा होता है दोस्तों, दूसरा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान दें, अभी हमने दो नियम चर्चा में ले लिए हैं। कौन कौन सा, एक तो वर्ग का पहला वर्ण यदि पांचवे के अलावा किसी सहघोष से जुड़ता हो, यदि वर्ग का पहला वर्ण पांचवे के अलावा किसी सहघोष से जुड़ता हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, तीसरे में। और यदि पांचवे से ही योग करता है, और यदि दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा है, ये दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा है, यदि वर्ग का पहला वर्ण, ये नियम नंबर दूसरा है, अभी हम जो चर्चा में ले रखे थे, कौन सा, पहला तो हमने पढ़ लिया, पहले के बाद में पांचवे के अलावा कोई भी सहघोष हो तो पहला तीसरे में बदल जाएगा। और दूसरा आ गया, पहले के बाद यदि पांचवे का योग होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है दोस्तों, पांचवे में बदल जाता है। कौन से में बदल जाता है, पांचवे में बदल जाता है। अब मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, जरा देखिए इसका विच्छेद बताने की कोशिश करना क्या होगा। दोनों नियम आपके सामने आ चुके हैं। शब्द है मेरा सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका विच्छेद क्या होना चाहिए। बिल्कुल, यह सिद्धांत ऐसे भी लिखा जा सकता है।
मैंने आपको शुरू की कक्षाओं में पढ़ाया था, जब हम वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे थे उस समय एक चीज बताई थी कि जब कभी ऊपर नीचे दो वर्ण लिखे हुए दिखे, जब कभी आपको ऊपर नीचे दो वर्ण लिखे हुए दिखे, जब कभी ऊपर नीचे दो वर्ण लिखे हुए दिखे, तो आप भ्रमित मत होना कि आधा कौन सा होता है और पूरा कौन सा होता है। दोस्तों मैं वापस से बता रहा हूं, बहुत अलग चीज निकल के आने वाली है यहां से, कि जो आधा दिखता है वह तो पूरा होगा, और जो पूरा होता है बिल्कुल वह हमें आधा दिखाई देता है। अर्थात यहाँ धनुष वाला हमें पूरा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, बिल्कुल वह पूरा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आधा। लेकिन दवात जो हमें दिखाई तो पूरा दे रहा है, वह क्या है, आधा है, स्वर रहित है। यह आ की जो मात्रा जुड़ी हुई है वो किस पे जुड़ी हुई है मित्रों, ध वर्ण पे जुड़ी हुई है। किस पे जुड़ी हुई है, ध वर्ण पे जुड़ी हुई है। इन दोनों प्रकार के शब्दों को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इन दोनों शब्दों का एक नया ही रूप आपके सामने मैं और रखने वाला हूं, और वह शब्द क्या है, देखो जिसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, सिद्धांत। यह आपने बहुत कम जगह पढ़ा होगा, या मैं कहूं पढ़ा ही नहीं होगा। सिद्धांत को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इसे क्या पढ़ेंगे जरा बताएं मित्रों। ये सिद्धांत है, यह भी सिद्धांत है, और ये क्या है, सिद्धांत है। अर्थात इसका और इसका, इसका और इसका, अर्थात मैं कहूं इन तीनों शब्दों का उच्चारण एक जैसा हो रहा है, इन तीनों शब्दों का उच्चारण एक जैसा हो रहा है। मेरा सवाल क्या होगा वो बाद की बात है, पहले ये शब्द का रूप तो पहचान लो। देखो ये सिद्धांत और ये सिद्धांत तो हमारे सामने बहुत बार आ चुके। बहुत बार व्यक्ति कह देते हैं मैं मेरे सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा सकता। सिद्धांत जो लिखते हैं इसी प्रकार से लिखते हैं, बिल्कुल आप या तो इसको संयुक्त रूप से लिख देंगे या फिर हलंत लगा के लिख देंगे। लेकिन आपने कभी यह वाला नहीं पढ़ा कि यहाँ पर धनुष की जगह क्या लिख दिया है, वर्ण लिख दिया। क्या लिख दिया मित्रों, है वर्ण लिख दिया जाता है। इसी प्रकार का एक शब्द आपके सामने मैं बिल्कुल और लिखने वाला हूं, इसी प्रकार का एक शब्द आपके सामने मैं और लिखने वाला हूं दोस्तों। कौन सा है, अज्झिन। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अज्झिन। अब यह भी आपने नहीं पढ़ा होगा, यह वाला नहीं पढ़ा होगा। अज्झिन तो आप बहुत बार सुनते हैं, बिल्कुल रिट वाले विद्यार्थी ध्यान दे लेना। यहां से संस्कृत में बहुत बार ये शब्द पूछे जाते हैं। अज्झिन अर्थात बिना स्वर वाले जो वर्ण होते हैं, जिनको हम स्वर रहित कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में उन्हें कहा जाता है अज्झिन वर्ण। क्या कहा जाता है, अज्झिन वर्ण। कैसे कहा जाता है, अभी जब इसका विच्छेद आपके सामने मैं रखूंगा उस समय यह वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दो शब्द हो चुके हैं दोस्तों, एक तीसरा और बता रहा हूं, तीसरा और बता रहा हूं। एक शब्द आता है उद्धार, दूसरा रूप इसी का उद्धार। ये दोनों हम पढ़ते हैं, लेकिन इनका तीसरा रूप जो हमारे सामने बहुत कम आता है, लेकिन होता है क्या, उद्धार। बिल्कुल बहुत अलग चीजें बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल अलग चीजें बता रहा हूं। ये आप इन शब्दों को प्रारंभ के रूपों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान देना। जो ये उद्धार है यह हम पढ़े हुए होते हैं, उद्धार हम पढ़े हुए होते हैं, उद्धार हम नहीं पढ़ते। बिल्कुल यह बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। सिद्धांत ये दोनों हमें लिखे हुए मिल जाते हैं, लेकिन ये सिद्धांत हमें लिखा हुआ नहीं मिलता। अज्झिन यह लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन यह नहीं मिलता, यह नहीं मिलता। अब बात आती है सर प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न कैसे आएगा। देखो संधि मैं आपको बहुत पहले बता चुका, संधि चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, प्रश्न पूछे जाने के केवल दो ही तरीके हैं। प्रश्न पूछे जाने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो आपको शब्द देकर के संधि का नाम पूछ लेगा, या तो शब्द देकर के संधि का नाम पूछ लेगा, या फिर शब्द देकर के संधि का विच्छेद पूछ लेगा। दोस्तों अगर आपको संधि का नाम पूछता है तो ध्यान देना, ज्यादातर प्रश्न जो बनने की संभावनाएं होती हैं, ज्यादातर प्रश्न जो बनने की संभावनाएं होती हैं दोस्तों, वो होती हैं आपकी कहां से, स्वर संधि में, यण और अयादि वाले भेद में से, यण और अयादि वाले भेद में से। लेकिन यदि संधि विच्छेद पूछा जाता है तो वहां पर आपका प्रश्न जो उठता है वह उठता है व्यंजन या विसर्ग संधि से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका विच्छेद थोड़ा अलग होगा, यहाँ पर इनका विच्छेद हमारे लिए थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। तो इसको समझो कि ये मैंने क्या लिख दिए, ये कौन सी बला आ चुकी है हमारे सामने। एक शब्द और लिख देता हूं, चलो आपके साथ मैं बिल्कुल बहुत सारी चीजें, अलग चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक शब्द मैं यहां पर और लिख रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। एक शब्द आता है वाघरी, वाघरी। और इसी शब्द को हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसी शब्द को हम चाहें तो लिख सकते हैं वाघरी। क्या लिख सकते हैं, वाघरी। ये दो शब्द दो रूपों में आपके सामने मैं 4 शब्द लिख चुका हूं। कौन कौन से, सिद्धांत, उद्धार, अज्झिन और वाघरी।
ये क्या हैं, परेशानियां कहाँ आती हैं, समझना। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूं, इन सभी शब्दों में संधि कौन सी होगी, तो एक छोटी सी पहचान बता रहा हूं मित्रों, बहुत अच्छे से याद रख लेना, बहुत अच्छे से याद रखना। व्यंजन संधि की पहचान कैसे करें, व्यंजन संधि का मतलब कैसे समझ में आए कि यहाँ पर व्यंजन संधि होगी या नहीं, तो ध्यान देना। या तो आपको शब्द में पहला वर्ण, शब्द का कौन सा वर्ण, पहला वर्ण, या फिर आपको शब्द में वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा, या फिर आपको शब्द में वर्ग का कौन सा वर्ण, पांचवा। अर्थात जो अल्प प्राण वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, चाहे वो कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, चाहे वो कै वर्ग का हो, चाहे टे वर्ग का हो, चाहे चे वर्ग का हो, चाहे तय वर्ग का हो, चाहे पै वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का आपको, किसी भी वर्ग का आपको पहला, तीसरा या पांचवा वर्ण आधा मिले, पहला, तीसरा या पांचवा वर्ण आधा मिले, तो आप अगर संधि पर रिस्क ले हो तो वहां संधि कौन सी उठाना, व्यंजन वाली। कौन सी संधि उठानी है आपको, व्यंजन संधि। इन सभी शब्दों में आप देख सकते हो, द आधा है, तीसरा है, द आधा है, तीसरा है, ग आधा है, कै वर्ग का तीसरा है, यहाँ पर भी ज आधा है, ये च वर्ग का तीसरा है। अर्थात दोस्तों हमें इन सभी उदाहरणों में कौन सा वर्ण आधा दिख रहा है, तीसरा वर्ण आधा दिख रहा है। अर्थात संधि तो कौन सी होगी, व्यंजन। संधि तो कौन सी होगी, व्यंजन। अब बात आती है सर इनका विच्छेद कैसे होगा, अब बात आती है क्या कि सर इनका विच्छेद कैसे होगा। तो दोस्तों विच्छेद को समझने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं इन सभी शब्दों का वही संधि विच्छेद क्रमशः लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा वागरी का संधि विच्छेद, किसका, वागरी का संधि विच्छेद, इस शब्द के अकॉर्डिंग, इस शब्द के अकॉर्डिंग इस संधि, इसका विच्छेद होना चाहिए वाक योग घरी। क्या होना चाहिए दोस्तों, वाक धन घरी। क्यों, मुझे पता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष जुड़ता हो। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कौन सा जुड़ता हो, सहघोष, और हमें यह पता है कि ये कै वर्ग का कौन सा वर्ण है, घड़ी वाला घ चौथा वर्ण है। कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, और पहले वर्ण के बाद चौथा जुड़ रहा है, तो ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। अर्थात कै के स्थान पर क्या वर्ण आदेश हो जाएगा, ग वर्ण आदेश हो जाएगा। अर्थात यह शब्द हमें प्राप्त हो जाएगा, यह शब्द हमें प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझो। वापस से लिख रहा हूं दूसरा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ आ गया अज्जिन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और पहला ही विकल्प आपको दिया गया है क्या, अच योग झिन, अच योग झिन लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, च, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, च वर्ग का चौथा, अर्थात एक के बाद, अर्थात पहले वर्ण के बाद में हमें चौथा वर्ण मिल रहा है, या मैं कहूं नियम नंबर 1 का यहां दोहरान हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, नियम नंबर 1 का दोहरान हो रहा है। दोस्तों एक बार नियम नंबर 1 को वापस से देख लीजिएगा आप। नियम नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद सहघोष आए तो पहला कौन से में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। कौन से में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। बताओ यहाँ पर पहले के बाद सहघोष आ रहा है या नहीं, सहघोष आ रहा है, तो मैं इसके स्थान पर तीसरा लिख दूंगा क्या, जय, और इधर क्या लिखा हुआ है, ए, और आगे क्या लिखा हुआ है, जी और न। अर्थात दोस्तों इसका रूप क्या बन गया, ए, जय, जी और न। इस प्रकार से आप इसका रूप तो बना लोगे, लेकिन मित्रों यह वाला संधि विच्छेद गलत होगा, यह वाला संधि विच्छेद गलत होगा। अब आप कहोगे सर हमारे नियम के अनुसार तो यह रूप सही है, शब्द को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ करके वापस से हमने आरंभिक रूप भी प्राप्त कर लिया, तो यह संधि विच्छेद गलत क्यों हुआ। मित्रों आप जरा ये दिमाग तो लगाओ कि मैंने ये 4 शब्द इतनी प्रकार से क्यों लिख दिए। बिल्कुल ये चारों के चारों एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ढूंढने का प्रयास भी मत करना। बिल्कुल बहुत अलग तथ्य बताने वाला हूं इनके संदर्भ में मैं आपको। आप चाहो तो इनको 1 नंबर के नियम का अपवाद कह सकते हैं, और अगर आप मेरी बात माने तो इन्हें सेपरेट नंबर देंगे। यह है दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यह आपके व्यंजन संधि का, यह आपके व्यंजन संधि का है नियम नंबर 3। अभी तक हम केवल 2 नियमों की बात कर चुके हैं, अभी तक हम केवल 2 नियम चर्चा में ले चुके हैं। कौन कौन सा, वर्ग के पहले के बाद सहघोष हो पांचवे के अलावा तो पहला तीसरे में बदल जाता है, और यदि वर्ग के पहले के बाद पांचवे का योग या नासिका का योग हो तो पहला पांचवे में बदल जाता है। अब आ रहा है आपके सामने नियम नंबर 3, और वो नियम नंबर 3 क्या है वो सुनिए, उसके बाद इन सभी शब्दों का आपको संधि विच्छेद समझ में आएगा। वो सुनिए एक बार क्या कि नियम नंबर, बिल्कुल बिल्कुल अपना अगला नियम जो क्या है वो ध्यान दें एक बार। नियम मैं इधर लिख रहा हूं, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में लिखूंगा, इसका विस्तार भी आपको बताऊंगा। पहले नियम सुनो,
वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो, कौन से वर्ण का योग हो दोस्तों? है वर्ण का योग हो। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो, दोस्तों ये है वर्ण सहघोष होता है, देख लीजिएगा, बिल्कुल ये है वर्ण क्या होता है? सहघोष होता है। जब सहघोष की बात आई थी तो मैंने आपसे चर्चा की थी, सहघोष कौन कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे और ये है। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, सहघोष में लिखा हुआ है या नहीं? बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग हो तो पहला तीसरे में बदलता है। अब यहाँ भी यही बात आ रही है क्या कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो तो पहला वर्ण तो तीसरे में बदल जाएगा। यह बात हम 1 नंबर नियम में पढ़ चुके हैं। यह बात हम पहले नियम में पढ़ चुके हैं क्या कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग हो तो पहला तीसरे में बदल जाता है। लेकिन एक बात जो हमें अब याद रखने की है, ध्यान रखने की है, वह क्या है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो, केवल एक वर्ण का ध्यान रखना है। कौन से का? है वर्ण का। कौन से वर्ण का ध्यान रखना है वर्ण का ध्यान रखना है। क्या कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो तो है वर्ण के स्थान पर, इस है वर्ण के स्थान पर इस पहले वर्ण का चौथा वर्ण आदेश हो जाएगा। कौन सा वर्ण आदेश हो जाएगा दोस्तों? चौथा वर्ण आदेश हो जाएगा। बहुत आराम से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। एक एक शब्द को मैं वापस से दोहरा रहा हूं। क्या केवल अभी इतनी ही बात करें, केवल अभी इतनी ही बात करें जो हमने अब तक जान ली है। क्या वर्ग के पहले वर्ण के बाद ये है कौन सा वर्ण होता है दोस्तों? ये है हमारे सामने सहघोष है। क्या है दोस्तों? सहघोष। अभी तक हमें केवल 1 नंबर का नियम पता है और वो पहला नियम क्या कह रहा था कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सहघोष का योग हो तो पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है। यहां तक की बात हमें पता थी। ये नियम नंबर 1 है, बिल्कुल 1 है। अब इसको नियम नंबर 3 में एक नई चीज हमें क्या जोड़नी पड़ रही है वो सुनिए। यदि इन सहघोष वर्णों में यहाँ है मिल जाए, देखो जैसे यहाँ पर है लिखा हुआ है, यदि है वर्ण होता है तो इस है वर्ण के स्थान पर, पहले वाले वर्ण का ही कौन सा वर्ण आएगा? पहले वाले वर्ण के वर्ग का कौन सा आएगा? चौथा वर्ण लिखा जाएगा। कौन सा लिखा जाएगा? चौथा वर्ण लिखा जाएगा। और यदि आप इस है के स्थान पर कोई बदलाव नहीं करते, अर्थात इस है के स्थान पर है ही लिख देगो, तो भी आपका शब्द क्या माना जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको यह शब्द अजहीन के रूप में दिया जाता तो आप इसका संधि विच्छेद क्या करते मित्रों? अच प्लस हीन करते। क्या करते? अच प्लस हीन करते, जो पूर्णतः सही था। इसका मतलब यह वाला रूप तो परीक्षा में पेपर बनाने वाले को पता है कि यदि मैं अजहीन दूंगा तो विद्यार्थी च का जय कर लेंगे और च का जय बना देंगे, जय का च बना देंगे और है वर्ण का है वर्ण लिख देंगे, तो उनका शब्द शुद्ध हो जाएगा। अतः वह क्या करता है? इस प्रकार का आपको संधि विच्छेद देने से पहले ये जो शब्द है यह इस रूप में न देकर अजहीन देता है। क्या देता है? अजहीन देता है। अब दोस्तों हमें इसी संधि विच्छेद से यह वाली चीज कैसे प्राप्त करनी है वो सुनिए। नियम नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है? नियम नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो तो पहला वर्ण तो तीसरे में बदल जाएगा और है वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाता है? चौथा वर्ण आ जाता है। यदि आप है के स्थान पर कोई बदलाव नहीं करते, तो भी आपका शब्द शुद्ध माना जाएगा। अब मैं इनका विच्छेद कर रहा हूं, ध्यान देना। बिल्कुल, अब मैं इसका विच्छेद करूंगा। कौन से शब्द का? जो हमारे पास लिखा हुआ है, कौन सा? अजहीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अजहीन लिखा हुआ है। अजहीन का संधि विच्छेद में लिख रहा हूं अच प्लस हीन। क्या लिख रहा हूं? अच धन हीन लिख रहा हूं। अच धन हीन लिख रहा हूं। ध्यान देना दोस्तों, अजहीन का संधि विच्छेद क्या होगा? अच धन हीन होगा। क्या होगा दोस्तों? अच धन हीन होगा। अब बात आती है क्या? आगे बढ़े। हमें चाहिए पहले पद का अंतिम वर्ण, अर्थात ए को अलग लिख दो और च वर्ण को अलग लिख दो। इसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ही, और उसके अंत में क्या लिखा हुआ है? न। उसके अंत में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? न लिखा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है, वर्ग का कौन सा वर्ण आ गया? पहला वर्ण आ गया। वर्ग का कौन सा वर्ण आ गया? पहला। और उसके बाद में क्या जुड़ रहा है वर्ण जुड़ रहा है। कौन सा वर्ण जुड़ रहा है वर्ण जुड़ रहा है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद है का योग हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदलेगा? तीसरे में, अर्थात च वर्ण के स्थान पर क्या आ जाएगा? जय।
क्या आ जाएगा दोस्तों, जय आ जाएगा। और इस है वर्ण के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसी प्रथम वर्ण का चौथा, और प्रथम वर्ण का इस वर्ग का चौथा कौन सा होता है, जय होता है। क्या होता है दोस्तों, जय होता है। अगर हम चाहें तो जय के स्थान पर है का है भी रख सकते हैं, है का है भी रख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जो ही और न, और इधर क्या बचा पड़ा है, ए। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो देखो ए, उसके बाद में आ गया जय, उसके बाद में इन दोनों में से कोई एक लेना है, इन दोनों में से कोई एक लेना है। क्यों, क्योंकि आप चाहो तो चौथा वर्ण लिख सकते हो, आप चाहो तो है वर्ण लिख सकते हो, और है वर्ण में मात्रा कौन सी जुड़ी हुई थी दोस्तों, बड़ी ई की, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, न। ये बीच में विकल्प चिन्ह मैंने इसलिए लगा दिया, बीच में ये विकल्प चिन्ह मैंने इसलिए लगा दिया, महत्वपूर्ण जो यहाँ पर विकार ध्यान रखने का है वह कौन सा है, यह वाला महत्वपूर्ण विकार जो हमें याद रखना है वह कौन सा है, क्या, कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद है का योग हो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो, तो आप वर्ग के पहले वर्ण को तो कौन से में बदलोगे, तीसरे में बदल दिया, च को तो तीसरे में बदल दिया, और इस है वर्ण के स्थान पर कौन सा ले लेंगे, चौथा। यहाँ पर च वर्ग का चौथा क्या होता है, जय। और यदि है वर्ण के स्थान पर आप चौथा नहीं लिखो तो है का है भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर यह है का है भी लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पर चौथा भी लिख दिया है और है भी लिख दिया, आप इन दोनों में से कोई एक लेकर के आप अपना शब्द बना सकते हैं। देखिए जैसे इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ए के बाद में जय आधा है, बिल्कुल जय आधा, इन दोनों में से कोई एक लो, जैसे मैंने जय ले लिया, जय आधा है, फिर पता चला आगे बड़ी ई है तो ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी, और अंत में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, न, अर्थात शब्द क्या बन गया मेरा, अज्झिन। शब्द क्या बन गया मेरा, अजहीन बन गया। अगर चाहें तो यहाँ पर जय के स्थान पर है से शब्द बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, देखो ए का तो ए रह गया, उसके बाद में जय आधा है, उसके बाद में जय आधा है तो जय को आधा ही लिखेंगे, उसके बाद जय आधा है तो जय को आधा ही लिख देंगे। आधा जय के बाद में आता है कौन सा आपका है, और है में मात्रा किसकी है, बड़ी ई की, और उसके बाद में क्या है, न, अर्थात अजहीन का अजहीन। बहुत अच्छे से समझो इसको मित्रों, ये आपके नियम नंबर 3 है, जिसे आप पहले नियम का उपनियम भी कह सकते हैं या एक स्वतंत्र नियम का नंबर भी दे सकते हैं। आपके सामने बहुत अलग तथ्य रखने वाला हूं, ये अलग तथ्य इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि परीक्षा में आपके सामने आवश्यक नहीं कि सिद्धांत ही दे, अगर सिद्धांत देगा तो हर कोई विच्छेद कर देगा। जैसे अभी सिद्धांत का संधि विच्छेद क्या होगा, सित धन हांत, क्या होगा, सित धन हांत। लेकिन इस सित धन हांत ये संधि विच्छेद तो सही हो गया, ये शब्द दे दिया तो, लेकिन अगर आपको ये सिद्धांत ऐसे लिखा हुआ दे रहा है, अर्थात है के स्थान पर ध दे देता है के स्थान पर ध दे देता है, तो भी इसका संधि विच्छेद यही होगा। बस महत्वपूर्ण बात हमें यही ध्यान रखनी है कि चाहे है आए चाहे चौथा आए, चाहे है आए चाहे चौथा आए, शब्द के संधि विच्छेद में कोई बदलाव नहीं होगा, शब्द के संधि विच्छेद में कोई बदलाव नहीं होगा। और उसे पता होता है, पेपर बनाने वाला बहुत अच्छे से जानता है कि यदि मैंने उद्धार शब्द लिख दिया तो विद्यार्थी इसका संधि विच्छेद उत्तधनहार करेगा, उत्तधनहार करेगा, जो पहले नियम से आराम से तोड़ सकेगा। लेकिन अगर उद्धार दे दिया या उद्धार दे दिया, उद्धार नहीं देता है, तो यहाँ पर उसका विद्यार्थी विच्छेद कौन सा करते हैं, उत्तधनधार करते हैं। कौन सा करते हैं, उत्तधन धार करते हैं, जो गलत हो जाएगा। चाहे ध आए और चाहे है आए, मेरा मतलब यह है कि चाहे चौथा लिखा हुआ आए और चाहे है लिखा हुआ आए, दोनों ही स्थितियों में आपको संधि विच्छेद में कौन सा वर्ण लेना है मित्रों, है वर्ण का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है वर्ण का प्रयोग करना है। यह है आपका नियम नंबर तीसरा। यह नियम नंबर कौन सा है आपके व्यंजन संधि में, तीसरा। अर्थात एक बार पूरी बात वापस से सुनिए कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद है वर्ण का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, और है वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण आदेश हो जाएगा। यदि है के स्थान पर है भी रखा जाए तो भी शब्द शुद्ध माना जाता है। यह आपका महत्वपूर्ण नियम है, यह आपका नियम है। और इसके चारों तरफ मैंने आपके 4 उदाहरण लिख दिए हैं। एक तो आपका आ गया कौन सा, उद्धार, एक आ गया सिद्धांत, इनमें से कोई सा भी रूप आपको मिल सकता है। एक शब्द है कौन सा, वाघरी, और एक शब्द है आपका कौन सा मित्रों, अज्झिन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। देखो अब एक आगे और कुछ शब्द मैं ले रहा हूं आपके सामने। जैसे एक शब्द आता है कग्गज,
बहुत बार आता है, ये परीक्षाओं में बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। इसके मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एलडीसी की परीक्षा में आएगा या पटवार में ही आता है, बिल्कुल एसआई में भी पूछा जा सकता है, व्याख्यातावर्ती परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, या मैं कहूं हिंदी पाठ्यक्रम में संधि बिंदु जहां भी होता है, इस कग्गज वाले शब्द पे विशेष ध्यान दे लेना, क्योंकि ये कग्गज शब्द बहुत बार पूछा गया है। इसका जो संधि विच्छेद होता है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया विद्वान भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चकमा देने वाले शब्द हैं ये दोस्तों, चकमा देने वाले शब्द हैं ये। क्यों है? अपवाद नहीं कह सकते इनको। अपवाद उसे कहा जाता है जिसमें कोई नियम ना लगे। अपवाद आप उसे ही कहेंगे जिसमें कोई नियम न लगे। लेकिन यहां पर तो मित्रों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्या कि इनमें तो नियम लग रहे हैं, इनमें नियम लग रहे हैं, ये अपवाद नहीं है, इनमें नियम लागू हो रहे हैं। और नियम कौन से हैं? उन नियमों की हम चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, एक शब्द है कौन सा? कग्गज। एक शब्द आता है मित्रों कौन सा? युद्ध। युद्ध को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें यानी कि दैदवाद को आधा और धनुष को इधर से पूरा, अर्थात हलंत लगा के भी लिख सकते हैं। संयुक्त रूप में नहीं लिखे तो हलंत लगा के भी इसको लिख सकते हैं। एक शब्द आता है बुद्धि। एक शब्द आता है कौन सा? बुद्धि। अगर हम चाहें तो बुद्धि को ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों ही शब्द हैं आपके सामने। फिर से मैं आपसे वही सवाल करूंगा मित्रों, इनका संधि विच्छेद बताएं। बिल्कुल इनका संधि विच्छेद बताएं। मैं आपके सामने विकल्प रखूंगा, कक प्लस गज, कक प्लस गज, उसके बाद दूसरा विलोम लिखा, विच्छेद लिखा है मैंने, कग धन गज। उसके बाद मैंने लिखा है कग धन गज, और एक अंतिम लिख देता हूं मैं, कग धन गज। बताएं मित्रों इसका विच्छेद क्या होगा? आपके सामने विकल्प हैं आपके 4। प्रश्न सुनिए, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कक योग गज, कग धन गज, कग धन गज और कग धन गज। बताएं मित्रों इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यह भी पहले ही नियम की तरह टूट रहा है। बहुत मारे विद्वान, बिल्कुल बिल्कुल मेरे विद्वान साथियों, आपका सोचना बिल्कुल सही है, यह पहले नियम की तरह ही टूट रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर आप इसे पहले नियम की तरह तोड़ोगे तो आपका चुनाव इस विकल्प पे जाएगा, आपका चुनाव इस विकल्प पर जाएगा, जो गलत है, जो क्या है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत जवाब है। आप इतना सोचिए कि मैं इन शब्दों को अलग छांट के क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब कोई न कोई वजह जरूर है, कोई न कोई वजह जरूर है। बस परीक्षा में ऐसे ही शब्द चुन लिए जाते हैं। बार बार कह रहा हूं, नोट्स आप क्या बना रहे हो, किताब आप कौन सी पढ़ रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपको इस बोर्ड की पीडीएफ जो टेलीग्राम ऐप के जरिए आपको मिल जाएगी, बिल्कुल टेलीग्राम ऐप के जरिए आपको मिल जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो कीजिए, उत्कर्ष ऐप पर भी आपको इस बोर्ड की पीडीएफ मिल जाएगी। इतना दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों कि पूरे पेपर में संधि वाले टॉपिक के 90% प्रश्न, 90% प्रश्न आपको बोर्ड पर से मिल जाएंगे, हूबहू मिल जाएंगे। मैं एक भी शब्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, बहुत माइनर चीजें आपके सामने रख रहा हूं। जैसे इसके ठीक पहले वाला जो नियम पढ़ा, उस नियम के केवल 4 उदाहरण आते हैं हिंदी में, संपूर्ण हिंदी में केवल 4 उदाहरण आते हैं, और चारों उदाहरण मैंने आपके सामने चर्चा में ले लिए। इसके आपके सामने 3 उदाहरण आते हैं और तीनों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है कि हर एक महीन से महीन पहलू पर हम वार्ता कर रहे हैं। बस दिमाग लगा करके जवाब दीजिएगा, जरा सोच के जवाब दीजिए। बिल्कुल मित्रों, इसका जवाब यह नहीं होगा, लेकिन आपका सोचना सही इसलिए है, आपका सोचना सही इसलिए है कि यदि हम बात करें पहले वाले विकल्प की, यदि हम बात करें पहले वाले विकल्प की, क्या कि पहला विकल्प कह रहा है कि कक धन गज, कक धन गज, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? कै, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? गै। हमें पहले पद के बाद, हमें प्रथम वर्ण के बाद सघोष का योग मिल रहा है। कौन से वर्ण का योग मिल रहा है मित्रों? सघोष वर्ण का योग मिल रहा है। नियम हमारा क्या था कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष का योग हो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। अर्थात कै के स्थान पर क्या लिखा जाएगा मित्रों? गै लिखा जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? गै और जय, इधर क्या बचा पड़ा है? कै। तो शब्द क्या बन जाएगा? कग्गज बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? कग्गज बन जाएगा। आपने केवल यहीं तक सोचा, आपने केवल यहीं तक सोचा, लेकिन अब मैं आपको इसकी एक अलग बात और बता देता हूं। एक नियम लिख रहा हूं, सुनना, जो आपका नियम नंबर 4 होगा।
आप केवल एक ही नियम को पकड़कर बैठे हैं, वो नियम 1 नंबर पे था, वो पूरा हो चुका है। अब मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा। अब मैं आपको ये 2 नियम जो बता रहा हूं, ये उस पहले वाले नियम से समानता रखते हैं, ये उस पहले नियम से समानता रखते हैं, या मैं कहूं इनके उदाहरण उस पहले नियम से मिलते जुलते हैं। आप भ्रमित न हो जाएं, इसलिए मैं उनसे तुलना करते हुए आपको बता रहा हूं कि अगर आप उसकी तरह इसे तोड़ोगे तो शब्द तो वो बना दोगे, लेकिन आपका सही संधि विच्छेद नहीं माना जाएगा। आपका सही संधि विच्छेद नहीं माना जाएगा। बिल्कुल आपका सोचना सही है, क्योंकि ऐसे नियम हमें आम किताबों में मिलते भी नहीं हैं। बिल्कुल सही विषय सामग्री का पढ़ने का चुनाव करना है आपको। ई उत्कर्ष ऐप पर आपको ई बुक के रूप में इनके बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, इसके नोट्स भी मिलेंगे, इनकी सारी PDF फाइलें मिल जाएंगी। आप वहां से इनको प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया, तो अपने सवाल को आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। उनके वैध और वांछित जवाब दिए जाएंगे। मित्रों आगे बात करते हैं हम क्या कि नियम क्या कह रहा है वो सुनिए। नियम नंबर जो 4 है मित्रों, बहुत छोटा सा नियम है, बहुत सरल है। क्या 4 के बाद 3 या 4 हो? अब ये 4 के बाद 3 या 4 क्या है? मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स की तरह हिंदी को पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको शुरू में कहा था मैथ्स की तरह हिंदी भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैंने लिखा है वर्ग के कौन से वर्ण के बाद? चौथे वर्ण के बाद। वर्ग के कौन से वर्ण के बाद मित्रों? चौथे वर्ण के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो। तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो, या इधर मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो इस प्रथम 4 के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा बन जाता है। प्रथम 4 के स्थान पर इसी वर्ग का कौन सा बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा। शब्द से सुनिए पूरे नियम को, शब्द से सुनिए। बहुत सारे मेरे विद्वान साथी केवल लिखने पे ही जोर डालते हैं, वो लिखने की ही कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आपका उद्देश्य लिखना नहीं होना चाहिए। आपके सामने आपकी स्क्रीन चल रही है, मैं स्क्रीनशॉट का पूरा मौका दे रहा हूं, तो लिखने की आवश्यकता कहां आ गई? आपको केवल समझना है इसको, ताकि आप बाद में भी इन पिक्स को दोबारा देखो, फोटो को दोबारा देखो, स्क्रीनशॉट को दोबारा देखो, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल रिवीजन प्राप्त कर सकें। मैंने क्या कहा कि यदि वर्ग के चौथे वर्ण के बाद, कोई भी वर्ग का कोई सा भी चौथा हो सकता है, ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि कै वर्ग का ही चौथा हो। यहां पर किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो जो ये पहले वाला चौथा वर्ण होता है ना, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। कौन से में बदल जाता है मित्रों? तीसरे में बदल जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या कि सर बिल्कुल हमारा कहना गलत था और आपका कहना सही था कि कगज का संधि विच्छेद यह वाला नहीं होगा, कगज का संधि विच्छेद यह वाला नहीं होगा। तो अब बात आती है क्या कि अगर यह संधि विच्छेद नहीं होगा तो क्या होगा? मित्रों आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं, आप बिल्कुल यहां से अनुमान लगा सकते हैं क्या कि अगर यह वाला संधि विच्छेद नहीं है तो नियम क्या कह रहा है कि वर्ग के चौथे वर्ण के बाद तीसरा या चौथा योग करे। वर्ग के चौथे वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण योग करें तो पहले वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। कौन से बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। अब इस नियम के अकॉर्डिंग हम विच्छेद करते हैं। पहले वाला चौथा किस में बदल देंगे मित्रों? तीसरे में बदल देंगे। अब देखो इसका विच्छेद कैसे होगा। कगज का संधि विच्छेद होता है दोस्तों कघ, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? गज। कघ योग गज, कघ योग गज। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अलग करके। प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कै योग घ, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ग योग जय। घ योग ग, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ग प्लस जय। यह यहाँ पर है प्रथम वर्ग का मैं कहूं चौथा वर्ण, और यहाँ पर दूसरे पद के पहले वर्ण के रूप में आ रहा है कौन सा? तीसरा वर्ण। नियम क्या था? 4 के बाद 3 या 4 मिले, 4 के बाद तीसरा या चौथा मिले तो पहले वाला 4 अपने ही वर्ग के कौन से बदलेगा? तीसरे में बदल जाएगा। अर्थात यहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा? ग वर्ण आएगा। क्यों? घ कौन से वर्ग का चौथा है? कै वर्ग का। तो कै वर्ग का तीसरा क्या है मित्रों? ग। कै वर्ग का तीसरा क्या है मित्रों? ग। इधर क्या है? कै, और अंत में क्या जुड़े हुए हैं? ग, और उसके बाद है जय। सबको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? कै। अब ये ग वर्ण आधा है, आगे से स्वर नहीं मिल रहा तो खड़ी पाई का वर्ण है, खड़ी पाई हटा के आधा लिख देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ग, और अंत में क्या जुड़ा हुआ है? जय। कगज का कगज। वापस से समझ में आया मैंने क्या कहा कि यदि वर्ग के चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा योग करते हो,
यदि वर्ग के चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण योग करता है तो जो पहले वाला चौथा वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, पहले वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। और इसी प्रकार से आप इन शब्दों का भी संधि विच्छेद कर सकते हो, इसी प्रकार से आप इन शब्दों का भी संधि विच्छेद कर सकते हो। जैसे युद्ध का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, युद्ध धन ध। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो था चौथे के बाद तीसरा और यहाँ पर मिल रहा है चौथे के बाद चौथा, चार के बाद चार आए या चाहे तीन आए, पहले वाला चार अपने ही वर्ग के कौन से बदलेगा, तीसरे में, अर्थात यू, और इस ध के स्थान पर क्या बन जाएगा, द, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ध, अर्थात शब्द क्या बन जाएगा, युद्ध बन जाएगा। इसी प्रकार से बुद्धि का भी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्ध धन धी, क्या हो जाएगा, बुद्ध धन धी, अर्थात चौथे के बाद चौथा आ रहा है, चौथे के बाद चौथा वापस से आ रहा है तो प्रथम चतुर्थ अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है, अर्थात शब्द क्या बन जाएगा, बुद्ध प्लस धी। आप पूरे शब्द को जोड़कर क्या लिख दोगे, बुद्धि। क्या लिख दोगे दोस्तों, बुद्धि। ये था आपका नियम नंबर 4। बहुत ही सरल नियम, बहुत ही कम शब्दों में इसको समझने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत अच्छा नियम है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल आराम से। आगे बात करते हैं। 4 नियम हम पढ़ चुके, फिर से आपके सामने मैं 2 शब्द और ले रहा हूं, बिल्कुल 2-3 शब्द और ले रहा हूं। अभी तक हम केवल 4 नियमों की चर्चा कर चुके हैं। मैं बता रहा हूं वापस से कौन कौन से। पहला नियम हमने आरंभ किया, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी सहघोष का योग हो 5वें के अलावा तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, पहला वर्ग अपने ही वर्ण के तीसरे में बदल जाता है। फिर बात आती है कि सर आपने 5वां छोड़ा, तो दूसरा नियम हमने बना लिया कि यदि वर्ग के पहले के बाद 5वें का ही योग हो जाता है तो पहला वर्ण भी अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, 5वें में बदल जाता है। कौन से में बदल जाता है मित्रों, 5वें में बदल जाता है। 2, उसके बाद तीसरा नियम हमने बात की जो पहले नियम से समानता रखता है। चौथा नियम हमने अभी जो चर्चा में लिया वह भी प्रथम नियम से समानता रखता है, अर्थात इसके उदाहरण हमें पहले नियम जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन ये अलग है था। तो तीसरा नियम क्या आया था मित्रों हमारे पास कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद सहघोष के रूप में है वर्ण जुड़ता है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, यदि पहले नियम का उदाहरण आता है तो आपको नियम नंबर 3 और 4 में से ही मिलेगा। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, बिल्कुल। वो जमाना गया कि सदाचार दे दिया, जगदीश दे दिया, ऐसे उदाहरण नहीं मिलते मित्रों। वो उनसे समानता रखने वाला नियम देता है ताकि विद्यार्थी की मति भ्रमित हो जाए और वह गलत विकल्प का चयन कर बैठे और अपने चयन से दूर हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से सुनना। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा, पहले के बाद 5वां है तो पहले को भी 5वें में बदल देंगे। तीसरे में हम बात कर चुके हैं क्या कि यदि पहले के बाद है वर्ण का योग होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में और है वर्ण को उसी वर्ग के चौथे में बदल देंगे। यदि है के स्थान पर कोई बदलाव नहीं भी करें तो भी शब्द शुद्ध माना जाता है। इसके बाद अभी हमने एक नियम पर चर्चा करी क्या कि वर्ग के चौथे के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो। यदि वर्ग के चौथे के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो तो पहले वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाता है। तो ये 2 अंतिम, तीसरा और चौथा नियम जो हम चर्चा कर चुके हैं, ये पहले नियम के उपनियम माने जा रहे हैं। कौन से नियम के उपनियम दोस्तों, पहले नियम के उपनियम। अब मैं बात करने वाला हूं 3 शब्दों के संदर्भ से आगे बढ़ रहे हैं। देखो, एक शब्द आता है मृण्मयी, एक शब्द आता है मृण्मय, और एक शब्द आता है मृण्मूर्ति। मृण्मयी, मृण्मय और मृण्मूर्ति, ये 3 शब्द हैं आपके पास। इन तीनों शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा, वही वाली बात आती है क्या, 5वां यदि आधा मिल रहा है, पहला आधा मिल रहा है या तीसरा आधा मिल रहा है, संधि कौन सी हो गई, व्यंजन। अब मैंने आपको इतना हिंट दे दिया तो संधि तो व्यंजन हो गई। अब बात आती है विच्छेद कैसे करेंगे, विच्छेद क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया क्या करते हैं, पहले को तीसरे में तो तीसरा कौन से में बदलता है, पहले में, और यदि पहले को 5वें में बदलते हैं तो 5वां कौन से में बदलता है, पहले में बदलता है। यहां पर भी ध्यान देना दोस्तों। अभी हमने दूसरा नियम क्या पढ़ा कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद 5वें का योग हो तो पहला भी अपने ही वर्ग के 5वें में बदल जाता है। इस नियम की हम बात कर चुके हैं, नियम नंबर 2 में बात कर चुके हैं या नहीं, बिल्कुल हमने बात की है क्या कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद नासिक्य वर्ण का योग होता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद नासिक्य वर्ण का योग होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। और इसी नियम के अनुसार यदि इसकी बात की जाए तो देखो संधि विच्छेद क्या होगा, मृत प्लस मयी,
क्या हो जाएगा, मृत प्लस मई। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मृत ट अलग लिख दिया और मैं, और उसके बाद में क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये ट वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद में कौन सा आ रहा है, पांचवा आ रहा है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवे का योग हो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवे का योग हो, तो हमारा जो नियम है, पहला नियम जो है, इसके अनुसार हम बात करें तो यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा, पांचवे में बदल जाता है। ट वर्ण के स्थान पर क्या लिख दिया, अण। इधर क्या बचा हुआ है, मृ और मई का मई। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो खड़ी पाई का वर्ण है, आधा लिखना है, आगे से स्वर नहीं मिल रहा, आधा लिख दिया, खड़ी पाई हटा के आधा लिख दिया और आगे क्या जोड़ दिया, मई। अर्थात मृण्मयी से हमें क्या प्राप्त हो गया, मृण्मयी प्राप्त हो गया मित्रों। लेकिन ध्यान देना, यह संधि विच्छेद भी गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सर बहुत परेशान करने वाले हैं आपको, बिल्कुल ये ऐसी चीजें मैं आपको सामने इसलिए रख रहा हूं कि हमें पहला ही विकल्प यही मिलेगा। अगर आपको यह शब्द दे देता है, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखना प्रथम विकल्प यही होगा। और विद्यार्थियों, हमारी उस समय जो तनाव की स्थिति होती है, परीक्षा के दबाव की जो स्थिति होती है, हमारे जहन में इतनी बात सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहती कि हम चारों विकल्पों का अध्ययन करें या सभी नियमों का एक बार तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करें। हमें तो ये देखते हैं कि कैसे भी हो मेरा विकल्प मेरे प्रश्न से मैच खा जाना चाहिए, उसी को टिक कर बैठते हैं। जैसे यहाँ पर आपने पहले ही नियम के दूसरे नियम के अनुसार इनको जैसे ही जोड़ने की कोशिश की और वापस से पहले वाला शब्द प्राप्त हो गया, तो आप तो निश्चिंत हो चुके कि मेरा सवाल बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी ये क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, पहले नियम सुनेंगे उसके बाद करेंगे। पहले नियम सुनो, इसका नियम क्या है दोस्तों, इसका नियम क्या है वो सुनिए। मैं यहाँ पर इसका नियम लिख रहा हूँ, बिल्कुल इसका नियम अलग है। ये नियम जो था इसकी बात नहीं करेंगे, इसका नियम मैं लिख रहा हूँ क्या, कौन सा वर्ण है दोस्तों, दैवर्ण है। तैवर्ग का तीसरा कौन सा वर्ण है, दैवर्ग। तैवर्ग का तीसरा क्या, दैवर्ण। यदि दैवर्ण से ठीक पहले, यदि दैवर्ण से ठीक पहले कौन सा स्वर आए, मूर्धन्य स्वर। कौन सा स्वर आए, मूर्धन्य स्वर। अब मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है वो सुनिए। ए और आ हमारे पास स्वर समूह हैं, उसके बाद में आता है ई बड़ी ई, याद आ रहा है, और उसके बाद में एक लिखा था हमने री। इन दोनों स्वरों को हम लिखे थे कंठ्य वर्ग में। कौन से वर्ग में लिखे थे दोस्तों, कंठ्य वर्ग में। इन दोनों स्वरों को कहा जाता है तालव्य। क्या कहा जाता है दोस्तों, तालव्य स्वर कहा जाता है। और री जो होता है इसको कहा जाता है मूर्धन्य। री जो स्वर होता है वह कहलाता है क्या, मूर्धन्य स्वर। क्या कहलाता है दोस्तों, मूर्धन्य स्वर कहलाता है। अब मेरा जो नियम था वह नियम क्या है सुनिए, कि यदि दैवर्ण से पहले, यदि दैवर्ण से पहले कौन सा स्वर आ जाए, मूर्धन्य स्वर आए। क्या आए, मूर्धन्य स्वर। अब मूर्धन्य स्वर का नाम आते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए, क्या आ जाए, री आ जाए। किसके पहले आ जाए, दै से पहले। किसके पहले आए दोस्तों, दै से पहले। यदि दै से पहले री मिलता है, यदि दैवर्ण से पहले री मिल जाता है, तो इस दै के स्थान पर ध्यान देना, इस दै के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, णकार आदेश हो जाता है। कौन सा वर्ण आदेश हो जाता है, णकार आदेश हो जाता है, अणय बन जाता है। कार मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि मैंने कहा था कोई भी व्यंजन हो, चाहे वो कोई स्वर हो, उसको बोलना हो तो उसके आगे कौन सा प्रत्यय जोड़ के बोला जाएगा, कार प्रत्यय जोड़ के बोला जाएगा दोस्तों। कौन सा प्रत्यय जोड़ के बोला जाएगा, कार प्रत्यय जोड़ के बोला जाएगा। बहुत अलग अलग चीजें बता रहा हूं। हाँ, रटने वाली संधि नहीं है, रटने वाली संधि नहीं है। संधि कठिन लगने की वजह यही थी कि हमें या तो नियमों का पूरा ज्ञान नहीं होता, या हम केवल उन्हें रटने का अभ्यास करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं। यदि संधि को समझना शुरू कर दोगे तो ये अपने आप सरल होती चली जाएगी। मैं यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, संधि का पूरा डिस्क्रिप्टिव आपके सामने रख रहा हूँ ताकि बहुत बारीकी से आप इसके हर पहलू को समझ सको। मैंने क्या कहा, नियम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि यदि हमारे शब्द में क्या लिखा हुआ हो, दैवर्ण लिखा हुआ हो, दवात वाला दे लिखा हुआ है, और उसके ठीक पहले वाला जो वर्ण होता है वह हमें मूर्धन्य स्वर मिल जाए। मूर्धन्य स्वर का मतलब होता है री मिल जाए। क्या मिल जाए दोस्तों, री मिल जाए, तो इस दे के स्थान पर णकार लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, णकार लिखा जाएगा। अर्थात इस दे के स्थान पर आपको अणय लिखना है। क्या लिखना है, अणय लिखना है। अब आ जाओ हमारे नियम पे। अब इस नियम के अकॉर्डिंग मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं, दिए गए शब्दों का क्या कर रहा हूं मैं, संधि विच्छेद कर रहा हूं दोस्तों। देखो संधि विच्छेद कैसे होगा, देखिए इसका संधि विच्छेद होता है मृद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृदा। मृद धन मई, क्या होगा, मृद धन मई। आप इसको चाहो तो इस प्रथम पद का पूरा टुकड़ा करो। प्रथम पद का टुकड़ा किया तो जैसे ही मैं को हलंत किया तो मैं में जुड़ा हुआ स्वर कौन सा है, री।
मैं में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है दोस्तों, री, बाहर लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दे हलंत, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, मई। यहाँ पर इस आगे वाले पद से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इस आगे वाले पद से हमें कोई मतलब नहीं है मित्रों। बस यही तो गलती थी, परीक्षक चकमा देना चाहता था, आपको दे चुका। अब बात आती है सही का चुनाव हम कैसे करें। तो वो तरीका सुनिए कि नियम कह रहा है, नियम क्या कह रहा है कि यदि दे से पहले क्या आ जाए, री आ जाए। यदि दे से पहले री आ जाए तो इस दे के स्थान पर क्या लिखना है, हमें अणय लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, अणय लिखना है। यहां पर भी ध्यान दो, दैवर्ण से पहले हमें री दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर दैवर्ण से पहले क्या दिखाई दे रहा है, री दिखाई दे रहा है। दैवर्ण से पहले री आ गया तो दे के स्थान पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ण लिखा जाएगा। दे के स्थान पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ण लिखा जाएगा। बचा हुआ ऐसा का ऐसा उतार लीजिए। मैं और मैं में क्या जुड़ा हुआ है, री, और दे का बना लिया अण, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, मई। सबको जोड़ेंगे तो देखो, मैं में री की मात्रा जोड़ते क्या हो गया, मृ। क्या हो गया, मृ। अब ये अण आधा है, आगे से स्वर नहीं मिल रहा, खड़ी पाई का वर्ण, खड़ी पाई हटा के आधा, आगे क्या लिखा हुआ है, मई, तो मई। यहां तक समझ में आया क्या? बिल्कुल वापस से दूसरे वाले उदाहरण से फिर से समझो इसी बात को। क्या मैंने इसका विच्छेद किया है, मृद धन मई। क्या लिखा है दोस्तों, मृद धन मई या मृद धन मय, अर्थात मिट्टीमय। ये मिट्टीमयी और ये मिट्टीमय या मृदामय जिसको बोल सकते हैं, ये मृद धन मय। मैं वर्ण को हलंत करूंगा तो मैं में जुड़ा हुआ री बाहर आएगा, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दे। मैंने क्या किया, इस प्रथम पद का पूरा टुकड़ा कर लिया। देखो मैं में री जुड़ा हुआ है तो मैं को हलंत लगा दिया, तो मैं में जुड़ा हुआ री बाहर लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दे। आगे क्या है, मैं और ये। इससे हमें कोई आशय नहीं है, यहाँ पर इस चीज का हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा नियम तो, हमारा जो नियम था, यह नियम तो हमें यही लागू हो रहा है। हमारा जो नियम था वह नियम तो यही लागू हो रहा है। हमारा जो नियम था दोस्तों, यह नियम यह हमें यही मिल जाता है। हाँ तो मित्रों, हमने देखा कि यहां पर मूर्धन्य स्वर के ठीक बाद में क्या आ रहा है, दे आ रहा है। तो नियम क्या कह रहा है हमारा कि यदि दैवर्ण से ठीक पहले, यदि दैवर्ण से ठीक पहले मूर्धन्य स्वर आए तो दे के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश हो जाएगा, णकार आदेश हो जाएगा। दोस्तों क्या आदेश हो जाएगा, णकार आदेश हो जाएगा। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, मैं का मैं, उसके बाद लिखा हुआ है री, दे का बना दिया अण, और मय का मय। सबको जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं में जब री स्वर जोड़ेंगे तो नीचे घूंडी लगा के जोड़ दिया। उसके बाद में क्या आएगा, णकार वर्ण। आधा है या पूरा, आधा, और ये खड़ी पाई का वर्ण है, खड़ी पाई हटा के क्या लिख देंगे, आधा लिख देंगे। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, मय। उसके बाद में क्या आएगा, मय। ठीक उसी प्रकार से अंतिम वाले शब्द का और संधि विच्छेद अगर हमें पूछना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसका क्या, मृद तल प्लस मूर्ति, मृद धन मूर्ति। अर्थात दैवर्ण से ठीक पहले यहां पर भी क्या मिल रहा है, री मिल रहा है, तो दे के स्थान पर क्या हो जाएगा, णकार आदेश हो जाएगा। अर्थात मृदा की मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तें। अब बात आती है क्या कि सर इसका नियम कैसे समझें, सर इसका नियम कैसे समझें। तो जो हमारा नियम नंबर 5 है, इस नियम नंबर 5 को वापस से सुनना। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि आपको किसी शब्द में, यदि आपको किसी शब्द में दैवर्ण से ठीक पहले, यदि आपको किसी शब्द में दैवर्ण से ठीक पहले क्या आ जाए, मूर्धन्य स्वर, क्या आ जाए, मूर्धन्य स्वर मिले, तो इस दे के स्थान पर, तो इस दे के स्थान पर णकार आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है दोस्तों, अण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है दोस्तों, अण आदेश हो जाता है। यह उदाहरण मैंने इसलिए लिए हैं, यह नियम मैंने अभी इसमें शामिल इसलिए किया क्योंकि ये हमें दूसरे नियम का उपनियम मालूम होता है। जैसे इसके ठीक पहले वाले जो तीसरा और चौथा नियम पढ़े थे वो पहले नियम से समानता रखते हैं, अर्थात पहले नियम के अपवाद की तरह नजर आते हैं, और यह वाले जो उदाहरण होते हैं ये आपको दूसरे नियम के अपवाद की तरह नजर आते हैं। दूसरा नियम जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, कि पहले के बाद पांचवे का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है, पांचवे में बदल जाता है। तो इस प्रकार की हमें बहुत अच्छी चीज से ध्यान रखना है मित्रों, क्या कि यदि दैवर्ण से पहले, यदि दैवर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर, यदि दैवर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर री आए, यदि दैवर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर री आए तो दे के स्थान पर णकार आदेश हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों ताकि आगे बढ़ सके हम।